नमस्कार, जीएस टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदर की बात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी राज्य कर्नाटक में बुधवार को अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से विराम लिया और यहां एक रेस्तोरां में डोसा बनाने के कुछ गुर सीखे। देखिए पूरी रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा कार्यक्रमों में व्यस्त राजनेता ने कुछ समय फुर्सत का निकाल दिया। बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी राज्य कर्नाटक में बुधवार को अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से विराम लिया और यहां एक रेस्टोरेंट में डोसा बनाने के कुछ गुर सीखे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार, पार्टी महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला एवं कुछ अन्य लोगों के साथ प्रियंका मैसूर के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में एक मइलारी होटल में नाश्ता करने गई थी। इडली और डोसा खाने के बाद प्रियंका ने डोसा बनाने की कला सीखने की इच्छा जताई। इस पर रेस्टोरेंट का मालिक फौरन मान गया और उन्हें रसोई में ले गया। डोसा बनाने के लिए उन्होंने तवे पर डोसे का घोल डाला और उसे बिल्कुल सही आकार में फैलाया। हालांकि समय पर नहीं पलट पाने के कारण कम से कम 2 डोसे जल गए, जिससे आसपास के लोग हंस पड़े। बाद में प्रियंका ने रेस्टोरेंट के मालिक और उनके परिवार का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ सेल्फी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। तो पीएम मोदी का व्यस्त प्रचार अभियान बेंगलुरु में शनिवार 29 अप्रैल को होगा। इस दौरान यहां भारी रोड शो की योजना भी है। अगले हफ्ते राज्य भर में पीएम मोदी के 22 रैलियां करने की उम्मीद है। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक का चुनावी कार्यक्रम, कितनी रैलियां करेंगे पीएम मोदी और किस एजेंडा पर प्रचार करेंगी बीजेपी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते के अंत में कर्नाटक के चुनावी मैदान में बीजेपी का प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे। राज्य भर में पीएम मोदी के 22 रैलियां करने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यहां 6 दिन में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की 22 रैलियां होनी है। अपने हर दौरे पर पीएम मोदी 3 से अधिक रैलियां करेंगे। सूत्रों के अनुसार 29 अप्रैल को पीएम मोदी हुमनाबाद, विजयपुरा, कोच्चि और उत्तरी बेंगलुरु में रैली करेंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को वहां कोल्लार, चन्नपटना और बेलूर में होंगे। पीएम मोदी राज्य में अगले सप्ताह 2 दिन के दौरे पर होंगे। उनकी 2 मई की जनसभा चित्रदुर्ग, विजयनगरा, सिद्धांतपुर और कलबुर्गी में होगी। पीएम की 3 मई को मुदाबिद्री, करवार और किटूर में जनसभा होगी। इसके बाद 4-5 मई को दौरे पर वापस लौटेंगे। इसके बाद फिर 6 मई को वहां चित्तापुर, नंजागुड़, टुमकुरू, ग्रामीण दक्षिणी बेंगलुरु में होंगे। प्रचार अभियान खत्म होने से पहले 7 मई को पीएम मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां बादामी, हावेरी, शिवमोगा, ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में होंगी। बीजेपी इस दक्षिणी राज्य में वापस जीतने की कोशिश में लगे हुए है। इसके लिए वहां विधानसभा में लोगों के वोट पाने के लिए डबल इंजन वाली केंद्र और राज्य सरकार से विकास के फॉर्मूले को उछाल रहे हैं। बीजेपी के सबसे पुराने संगठनों में से एक कर्नाटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस टीवी। तो कांग्रेस के नेताओं ने खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा था अमित शाह ने, किसने दर्ज कराई है शिकायत, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत की है। कर्नाटक की बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। ये पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री शाह के हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की राजनीतिक चालें है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शाह 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस टीवी। मल्लिकार्जुन खड़गे की गलती ने फिर भाजपा को मौका दिया है, क्योंकि साल 2007 से 2023 तक कांग्रेस ऐसे ही विवादित बयानों में फंसती रही है। हालांकि इस बार खड़गे ने अपने बयान के तूल पकड़ने से पहले ही अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना खड़गे ब्रिगेड के लिए भारी पड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अब खुद का या फिर पार्टी का बचाव कर पाना आसान नहीं होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ ही रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को
जहरीले सांप जैसा बताया और कहा कि चखने वाला मर सकता है। खड़गे के इस बयान को भाजपा ने हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। साफ है कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी और सीधे मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना खड़गे ब्रिगेड के लिए भारी पड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपने ही गृह राज्य में अब खुद का या फिर पार्टी का बचाव कर पाना आसान नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी ने कांग्रेस की 2007 से ही चली आ रही उस कमजोरी को फिर उजागर कर दिया है, जिसमें वे मोदी पर हमला करके फंसते रहे हैं। इसकी शुरुआत 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव से मानी जाती है। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। फिर क्या था, पूरा चुनाव ही कांग्रेस लीडरशिप बनाम नरेंद्र मोदी में तब्दील हो गया था। खुद पर किए हमलों के भुनाने की कला में माहिर नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला और पोलराइजेशन भी हुआ। नतीजे के तौर पर 117 विधानसभा सीटें जीतकर भाजपा ने फिर से सरकार बना ली, जबकि कांग्रेस 59 पर ही अटक गई। यही नहीं, कांग्रेस ने ऐसी ही गलती 2014 के आम चुनाव से पहले भी की थी। मौका था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का। इस दौरान मणिशंकर अय्यर से नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनका यह क्या काम है, हाँ चाय बेचना चाहे तो आ सकते हैं। यह चाय वाला कमेंट कांग्रेस पर इतना भारी पड़ा था कि पीएम मोदी ने अपनी चाय वाला इमेज को ही आगे रखा। यही नहीं, चुनाव कैंपेन की एक थीम ही थी चाय पर चर्चा। इस तरह कांग्रेस के हमले के जवाब में देश में गली गली चाय पर चर्चा का आयोजन हुआ और भाजपा ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। इतना ही नहीं, बीते साल यानी 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लीडर मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात बताने जैसी बात कही। पीएम मोदी ने इसे भी भुनाने में देर नहीं की और कई चुनावी सभाओं में इस बात का जिक्र किया। यही नहीं, 2017 में भी मणिशंकर ने नरेंद्र मोदी पर नीच वाली टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा ने तीखा हमला बोला था। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने पिता के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले और युवाओं का रोजगार छीनने वाले को क्या कहेंगे, वो हमेशा जहर ही तो उगलते हैं। तो सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच छिड़े हुए संघर्ष के कारण जो भारतीय नागरिक यहां फंस गए हैं, उन्हें खतरे वाली जगह से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। इस काम के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। ऑपरेशन कावेरी को लेकर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत सरकार का ध्यान इस पर है कि जोखिम वाले इलाके में फंसे हर भारतीय को जल्द से जल्द निकाला जाए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 3,400 भारतीयों में से 1,700 से ज्यादा लोगों को संघर्ष वाले क्षेत्र में से निकाला जा चुका है। विदेश सचिव ने जानकारी दी कि भारत लौटने के लिए करीब 3,400 भारतीय नागरिकों ने या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था या वे खार्तूम में दूतावास के संपर्क में थे। उनमें से 1,700 से ज्यादा लोग अब तक संघर्ष प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकाले गए हैं। वहीं 600 से ज्यादा भारतीय या तो भारत आ चुके हैं या लौटने की राह पर है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में कुल 495 भारतीय जेद्दा में है, वहीं अन्य 320 लोग पोर्ट सुदान में हैं। बाकी भारतीयों को खार्तूम से पोर्ट सुदान तक बसों से ले जा रहा है। बता दें कि एक चार्टर्ड फ्लाइट से 360 भारतीयों ने वापसी की, वहीं 246 लोगों को भारतीय वायुसेना के भारी लिफ्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर से महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में कुछ लोग बेहद जोखिम वाले इलाके में फंसे हैं। उन्हें राजधानी खार्तूम को बाहरी इलाकों तक पहुंचाने में खासी कठिनाई आ रही है। भारत की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीयों को सड़क मार्ग के जरिए पोर्ट सूडान के लिए लाया जाए, फिर वहां से लोगों को सुदपोतों और सेना के विमानों के जरिए सऊदी अरब के जेद्दा ले जाया जाए। सूडान में मंगलवार को 72 घंटे का संघर्ष विराम शुरू हुआ था, जिसके बाद भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।